In this video, we are going to cover all those poems of book Flamingo in a very simple manner. So let's start. You can keep your book aside or by read your own notes. So let's start with My Mother at 66. Kamla Das ji is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships. And My Mother at 66 is one of his fine art that shows the intense bond between a child and her mother. So ये पोएम बेसिकली एक मदर और उसकी बच्ची के बीच में जो इंटेंस बॉन्ड, जो गहरा रिश्ता है, उसके बारे में बताता है। उसका महत्व सिखाता है कि कितना ज़्यादा महत्व रखता है ये रिश्ता। एंड बेसिकली ये तो रिश्ता क्या कहलाता है, बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कमला दास जी एक सेंसिटिव राइटर होते हैं एंड वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर जाने जाते हैं, उनके ऊपर ही लिखते हैं। उनकी जो भी स्टोरीज होती है, पोएम्स होती है, ये सेंटर करती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स के आइडियाज़ के ऊपर। सो माई मदर एट 66 भी उसी आइडिया के ऊपर है। एक माँ और एक बच्ची के बीच में इंटेंस बॉन्ड का इंपॉर्टेंस बता रही होती है, सिग्निफिकेंस बता रही होती है। कमला दास जी इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एंड इन हर वे टू कोचिन शी सॉ हर मदर नैपिंग बिसाइड हर। कमला दास जी जो है अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ जा रहे होते हैं एंड तभी रास्ते में कमला दास जी की नज़र उनकी माँ के चेहरे पे जाती है और वो ये नोटिस करते हैं कि सडनली सी नोटिस हर पेल स्किन डेट ऑफ अ डेड बॉडी एंड दैट थॉट वाज सो नेगेटिव दैट शी फोर्सेस हरसेल्फ टू रिमूव दैट थॉट फ्रॉम हर माइंड। तो ये वो ये नोटिस करते हैं कि उनकी माँ का जो स्किन है वो कितना ज़्यादा पेल यानी पीला पड़ गया है एंड कितना सूखा सूखा है, जैसा कि एक डेड बॉडी का होता है जिसके अंदर थोड़ा भी जान नहीं है, वैसा हो गया है। तो बेसिकली वो थकी थकी होगी तो ऐसा लग सकता है। एंड बेसिकली एजिंग पे भी स्किन डैमेज होता है, एज वी ऑल नो। फिर तो वही वही सडनली एक थॉट आया उनके दिमाग में कि मेरी माँ का स्किन इतना ज़्यादा डैमेज्ड है, इतना ज़्यादा पेल स्किन हो गया है। लेकिन वो सडन थॉट था, लेकिन जैसे ही उनका दिमाग में थॉट आया वो जल्द से जल्द इस थॉट को निकाल दिए क्योंकि थॉट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। कमला देन लुक्ड आउट विंडो। तो कमला दास जी अपना ध्यान हटाने के लिए विंडो से बाहर देखते हैं। वो एट वंस ही सॉ यंग ट्रीज रनिंग बिहाइंड। तभी एक तरफा उन्हें दिखता है कि कैसे जो छोटे छोटे नए नए पेड़ जो होते हैं पीछे छूटते जा रहे थे। जैसे हम भी गाड़ी से जाते हैं तो कैसे जो रास्ते होते हैं वो पीछे की तरफ छूटते जाते हैं। जो भी रास्ते में जो भी पेड़ आते हैं, पहाड़ आते हैं, दुकानें आते हैं, हम लोग को लगता है कि वो पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम आगे चले जा रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट टू इट वे हैप्पी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकल रहे होते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए। स्पाइलिंग आउट मतलब सोडा की बोतल से जैसे बबल्स आउट होते हैं, ऐसे दर्र करके वैसे बच्चे बाहर आ रहे थे खेलने के लिए। फ्रॉम दिस वेरी पैरा द ऑथर हैड emphasized that state of her mother that when she was little kid her mother was freaking young। इस पैरा से कमल दास यही बता रहे होते हैं कि जब वो बच्चे थे तब उनकी माँ कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही होती है, कितनी यंग दिख रही होती है। लेकिन अब कितना टाइम बीत चुका है, हाउ नाउ नाउ हाउ फास्ट टाइम पासेस एंड सी वाज ओल्ड नाउ एंड हैविंग पील स्किन। अब वो बूढ़ी हो चुकी है। When she realizes that soon she will lost her, she filled with emotion. But admiring the emotion, she makes herself believe that nothing will going to happen and she will be back soon to her mother। जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि कुछ ही क्षणों में वो, कुछ ही दिनों में या कुछ मंथ्स में वो उन्हें खो देगी, तो कितना ही दुख भरा होगा, पेनफुल होगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भर जाती है, लेकिन वो अपने आप को दिलासा देते हुए ये भी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुरंत अपने घर वापस आ जाऊँगी। फाइनली सी रीच्ड द एयरपोर्ट। वो फिर एयरपोर्ट पहुँच जाती है एंड गॉट हर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक उनका हो जाता है। कमला दास जी दूर खड़े होते हैं कहीं इनसे, फ्यू कुछ यार्ड्स दूरी पे। सी हैड कंपेयर्ड हर मदर विथ लेट विंटर्स मून। उन्होंने, कमला दास जी अपनी माँ को लेट विंटर्स मून को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। एंड बदले में वो ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं उन्हें देख के एंड बोलते हैं कि सी यू सून अम्मा। एंड वो स्माइल बिल्कुल ही झूठा होता है। वो पेन अपना छुपाने के लिए उनको दिखाती है कि वो खुश हैं, वो जा रहे हैं और कुछ दिनों में वो लौट के आ जाएंगे कमला दास जी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपनी माँ को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है। तो एट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जैसे कि लेट विंटर्स मून इसलिए बोले होंगे क्योंकि जो मून होता है वो कितना खुद से ही इतना ज़्यादा चमकता है एंड उसका रोशनी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन फिर भी विंटर्स के टाइम में वो फॉग के कारण कहीं ना कहीं छुप जाता है। वो जो अट्रैक्टिवनेस था उनका, वो मून का वो छुप जाता है फॉग के कारण। तो ये भी इसलिए बोल रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमला दास जी की माँ का अट्रैक्टिवनेस जो था, ब्यूटी था, वो उनके एज के वजह से छुप जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपनी माँ को एक लेट विंटर्स मून से कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे होता है पोएम एंड। एंड एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो सवाल ये है कि एजनिंग तो एक नेचुरल सा बात है, नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो ऐसा क्या है जो हमारा अट्रैक्टिवनेस एंड ब्यूटी को छिपा देता है। एजनिंग को हटाकर दूसरा चीज़ है वो कि वो ऐसा क्या है जो हमारा अट्रैक्टिवनेस या ब्यूटी को छिपा देता है। सो आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कीपिंग क्वाइट। इसको लिखा है पैब्लो नेरुदा जी ने। आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पैब्लो नेरुदा द पोएट हैड एक्सप्लेन दैट देयर डीपेस्ट इमोशन वाज द पोएम कीपिंग क्वाइट। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैब्लो नेरुदा जी ने
अपना भावना इस पोएम के द्वारा व्यक्त करने का कोशिश किया है, यानी अपने इमोशंस, आइडियाज़ इस इंसिडेंट्स के बारे में रिफ्लेक्ट क्या किया, उनके दिमाग में क्या आया जो कि मैसेज देना चाहते हैं वो सोसाइटी को, वो इस पोएम के थ्रू बताते हैं। इन दिस होल चैप्टर ही टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड पीस। इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर ये पूरा पोएम सेंटर करता है, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन एंड पीस। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को एग्जामिन करना, व्हाट द थिंग्स स्टैंड फॉर अस, व्हाट वी रियली मीन, व्हाट वी आर एक्चुअल, एंड व्हाट मैटर्स फॉर अस, व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स फॉर अस, दैट इज पीस। दे हैड मेंशन्ड दैट डिस्ट्रक्शन मे बी द वे टू विन, बट एट व्हाट कॉस्ट। बर्बादी का जरिया हो सकता है जीतने के लिए, लेकिन किस कीमत पे? किस कीमत पे जीतोगे जब तुम सब कुछ हार चुके होगे पीछे अपनों को। As around we can clearly see how each and every land has been diverse. The best example is India. कैसे एक एक लैंड, एक एक लोग, एक एक भाषा, एक एक ड्रेसेस, एक एक कल्चर, एक एक फेस्टिवल डिवाइड है छोटे छोटे यूनिट्स में, अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग कल्चर्स में। एंड फॉर वंस वी मस्ट हैव टू स्टॉप। हमें रुकना चाहिए यार, ये सब बहुत हुआ, हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, खुद को एग्जामिन करना चाहिए, एंड हमें पीस को चुनना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्शन को, ना कि फाइट्स को, ना कि वॉर्स को। द मोमेंट वेन वे आर सो एक्सोटिक दैट देयर वेयर नो कार्स, वो मोमेंट कितना ज़्यादा प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा जब हम लोग पीस को चुनेंगे, जहाँ पे ना ही कोई वॉर्स होगा, ना ही कोई इंजन्स होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा तो सिर्फ भाईचारा और प्यार। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट हाउ द डिस्ट्रॉयर ऑल्सो डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ एज वेल। वो ये भी बताते हैं कि कैसे जो डिस्ट्रॉयर होता है, बर्बाद करने वाला, वो खुद भी कैसे बर्बाद होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक फिशरमैन का एग्जांपल लेते हैं कि दैट इन द पीरियड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ही विल श्योरली लर्न टू नॉट हार्म वेल्स, एंड द सेकंड वन दैट मैन हु वाज गैदरिंग साल्ट्स फ्रॉम ओशन विल श्योरली वंस लुक एट हिज हॉट हॉट हैंड्स। तो फिशरमैन जो होता है, वो जब मछली को पकड़ता है तब वो कांटे कैसे उस मछली के माउथ में फंस कर उसे चीरते फाड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचते हैं, वो तब पेनफुल होता होगा उसे, उस फिशरमैन को तो पता ही नहीं होगा, वो तो बस किए जा रहा है वो काम। तो कभी लाइफ में वो ऐसे रुकेगा, अपने काम से रुकेगा, अपना एग्जामिन करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, तब वो जानेगा कि वो कितना पेनफुल होता होगा ऑफिस के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वो मैन जो कि साल्ट्स कलेक्ट करता है अपने डेली हाउस होल्ड्स के लिए। तो जब वो रुकेगा अपने काम से, वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, तो वो अपने हाथों को नोटिस करेगा कि उसके हाथें कितनी नाजुक से, कितनी खराब होती गई है, एंड ऑल द रैसेस, एवरीथिंग वाज so painful. The poor people who were against the nature, destroying the nature by polluting it, cutting trees, they will too stop. जो लोग नेचर्स को बर्बाद कर रहे होते हैं, नेचर्स की तरफ युद्ध छेड़ चुके हुए हैं, नेचर्स की तरफ वॉर्स, कि कैसे वो लोग रुकेंगे, वो लोग सीखेंगे, वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि ये सब नहीं करना है, मुझे मुझे अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, ना कि ये सब करके कुछ होने भी वाला है। दोज हु हैड चैलेंज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कुछ लोग तो मानवता के लिए युद्ध छेड़ चुके हैं, विल टू रियलाइजेस देयर लॉस, इनमें उनका ही लॉस होने वाला है अल्टीमेट। हाउएवर दे मे विन बट देयर नो वन हु विल चीयर देम। जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग जीत भी सकते हैं, लेकिन उनका जीत सेलिब्रेट करने के लिए पीछे कोई नहीं होगा। देन दे विल श्योरली एक्सेप्ट न्यू आइडियोलॉजी पीस। फिर वो लोग नई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे कि पीस होगा। जो ही मेंशन दैट लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, वो बोलते हैं कि लाइफ ये जो चल रहा है, जो हो रहा है हमारे साथ, ही वॉजंट प्रमोटिंग डेथ, वो डेथ को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे थे। ही टॉक्ड अबाउट काइंडनेस ट्रूथ एंड पीस आवर डिस्ट्रक्शन एंड वॉर्स। वो किसी भी स्टैंजा में डेथ को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे होते, वो तो बस काइंडनेस की बात कर रहे होते हैं, पीस की बात कर रहे होते हैं, पीस ओवर डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे होते हैं। दिस ऑल केम बिकॉज ऑफ अस बीइंग सिंगल माइंडेड। We somewhere set benchmarks for ourselves, and if you couldn't succeed then our soul will full of sorrow। कि ये कहीं ना कहीं हम सिंगल माइंडेड थॉट्स माइंडसेट की वजह से होता है कि कैसे हम लोग अपने आप के ऊपर लिमिटेशंस लगा देते हैं, बेंचमार्क सेट कर देते हैं, एंड अगर फिर वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं, डिजायर्स पूरे नहीं होते, तो कैसे हमारा जो सोल है वो फुल ऑफ सॉरो होता है, यानी दुखों से भरा हुआ होता है। ही हैज़ टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, हाउ अर्थ स्पेंड देयर लाइवलीहुड पीसफुली। वो अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे जो अर्थ होता है वो पीसफुली अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, पीसफुली। इट टीचेज अस हाउ साइलेंस एंड प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइफ। कैसे वो बड़ा से बड़ा रोल बिल्कुल शांत स्वभाव से पूरा कर रहा होता है हमारा अर्थ। द पोएम सेंट्रल थीम इज नीड फॉर द स्टिलनेस एंड क्वाइट इन अ chaotic वर्ल्ड। ओके, ये पोएम का मेन मोटो यही है कि कैसे हमें रुकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, एंड पीस ओवर डिस्ट्रक्शन को हमेशा चूज करना चाहिए। So in this video we are going to learn A Things of Beauty. The poem A Things of Beauty is written by John Keats, and the poem explores the idea that beauty is a source of joy and comfort that can be found in various forms such as nature, art and imagination. तो अभी तक ये लगता था कि ब्यूटी सिर्फ एक कन्या में ही पाई जाती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सो ब्यूटी जो होती है वो एक सोर्स ऑफ जॉय होता है, जैसे कि वो किसी इंसान के नेचर में हो सकता है, कैरेक्टर में हो सकता है, उसके आइडियाज़ में हो सकते हैं, उसके पहनावे में हो सकता है, उसके बिहेवियर में हो सकता है, या फिर तो कोई नॉन लिविंग थिंग्स में हो सकता है। जैसे तारक मेहता में वो भीड़े का स्कूटर था, पोपटलाल का छाता था, वो एक ब्यूटी हो सकता है कि
वो ह्यूमन नेचर का ब्यूटी बताता है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्यूटी इज परमानेंट एंड इट नेवर फेड्स अवे, इंस्टेड इट इंक्रीजेज विद टाइम। सो ब्यूटी एक परमानेंट थिंग होता है, वो कभी भी कम नहीं होता है एट एनी कॉस्ट, और बल्कि वो टाइम के साथ बढ़ते रहता है। तो जिन्हें लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड का सुंदरता कभी कम नहीं होगा, तो तुम लोग का कटा जा रहा है भाई। ब्यूटी इज़ अ प्लेजर दैट कैन बी फीडेड अस, इंजॉयड अस। ब्यूटी एक टाइप का प्लेजर है, खुशी है जिसे हम इंजॉय करते हैं। ब्यूटी प्रोवाइडेड प्रोवाइड सॉरी ब्यूटी प्रोवाइड्स पीस एज सिमिलर टू पीस प्रोवाइडेड बाई पावर सीड। जैसे कोई भी पेड़ जो होता है, ट्री, वो छाया देता है। तो हम मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन आप बहुत ही देर से धूप में चल रहे हैं और आपको एक पेड़ दिखा, वो आपको इतना ठंडा ठंडा एंड राहत फील होगा ना, यू कांट इवन इमेजिन, एंड दैट राहत pleasure is what beauty called. He compared the pleasure of beauty with sweet dreams and health. वो ब्यूटी को एक हेल्थ से कंपेयर करते हैं, एक स्वीट ड्रीम से कंपेयर करते हैं। मतलब ब्यूटी यही है, एक मीठा सपना भाई की है, एक ना ही एक मटेरियलिस्टिक है, ना ही तो ये कुछ रियल है, लेकिन ये एक अनरियल होकर भी इतना ज़्यादा प्लेजर है, हैप्पी है, पीसफुल है ब्यूटी। जॉन किट्स हाइलाइट्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर बेसिस ऑफ आवर सर्वाइवल। जॉन किट्स बोलते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स की वजह से हम सर्वाइव्ड हैं, ना कि उसकी वजह से। सो ब्यूटीफुल थिंग्स यानी नेचर बोल सकते हैं। नेचर से जो हमें जैसे कि पेड़, पत्ते, पहाड़, इसी पेड़ की वजह से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, पहाड़ की वजह से जो पानी मिल रहा है, फॉरेस्ट की वजह से जो भी हमारा लाइवलीहुड कंफर्ट्स हो रहा है, उसी की वजह से तो जिंदा है यार। एवरीबडी वी कनेक्ट टू द मदर नेचर थ्रू द नेचर, everybody every day we connect to the mother nature throughout the nature beauty. It fills us with the spirit to live. जो नेचर जो होता है वो हमें कैसे हर रोज़ एक ऊर्जा भरता है हमारे अंदर जीने के लिए। He also talks about how the nature beauty motivate us to tackle with the life challenges, ups and downs, disappointments. कैसे हमें नेचर ब्यूटी जो होता है हमें मोटिवेट करता है हर वक्त, हर दिन, कि लड़ो जाओ लड़ो, या और फिर अपने दुखों को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो लाइफ में। तो ये कैसे बताता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप डिप्रेशन में ही हैं, अगर आप चले गए गार्डन या फिर किंडरगार्टन या फिर कहीं भी जहाँ से नेचर का जो ब्यूटी होता है वो आपको बहुत ही फ्रेशली दिखता हो, झरने हो जहाँ पे पहाड़ हो। आजकल तो ये ट्रेंड भी बना था रील्स पे कि पहाड़ों के पीछे जाना है। तो क्यों? क्योंकि नेचर का जो ब्यूटी होता है वही तो हमें मोटिवेट कर रहा है। दैट्स व्हाई गॉड हैड गिवन अस आवर ओन एस्पेक्ट टू सी द ब्यूटी इनसाइड ऑल दोस एंड ओवरकम सैडनेस। इसलिए जो गॉड है वो हमें नेचर देते हैं, ब्यूटी को देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव, एक आइडिया देते हैं, जिस वजह से हम सैडनेस के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं एंड वी सर्वाइव्ड। ही मेंशन दैट ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एज यूजुअल ब्यूटी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिल्कुल है। नाउ द आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? नाउ द पोएट लिस्टेड द ब्यूटी Now the poet listed the beauty given by God that are sun, moon, trees, obviously. नेचर के द्वारा दिया गया ब्यूटी क्या है? सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग दोनों। These all are source of inspiration to live. वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जीने के लिए। He had clarify how beauty don't have it parameter और limitations. वो ये भी बताते हैं कि ब्यूटी के पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। ब्यूटी हमेशा बढ़ते रहता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है ब्यूटी, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। ब्यूटी ब्यूटीफुल डेफोडिल्स, द ग्रीनरी, a clear and cool stream in hot season, bushes growing in dense forest with musk roses, all in eternal sources of joy। इसमें आप फूल पत्ते लिख देना कि ये ब्यूटी नेचर की। But according to the poet, there is a much beauty in death as in life. उफ, पोएट ये बताते हैं कि डेथ जो होता है उसमें ज़्यादा ब्यूटी होता है बल्कि लाइफ में। आवर एंसेस्टर्स हैव मेड मेनी सेक्रीफाइसेस। हाँ, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ भाई। जैसे कि भाई ये पोएम जो भी यहाँ इस स्टेंजा पे आता है तो मुझे सिर्फ एक ही इंसान का नाम याद आता है, वो है भगत सिंह और उनके दोस्त, भगत सिंह, सुखवीर सिंह एंड जो भी थे, सॉरी बट मुझे नाम नहीं याद है। वो लोग कैसे अपना देश के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं अपना जान। ये तो एक जीता जागता है, एक ब्यूटी का एक लाइव एग्जाम्पल है ना, कि कैसे वो लोग अपने देश के लिए अपना जान का परवाह किए बिना वो लोग सूली पे लटक जाते हैं। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ब्यूटी फाउंड इन बुक्स रिटन एज ऑन देम। वो ये भी बताते हैं कि ब्यूटी जो होता है वो बुक्स, अभी तो बहुत सारे बुक्स भी आ गए हैं जिसमें नेचर के बारे में एंड आइडियाज आइडियोलॉजी है बहुत अच्छे अच्छे, जो कि वो भी ब्यूटी के बारे में बता रहे थे। द स्टोरीज ऑफ देयर बिहेव ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइसेस टुवर्ड्स द नेशन दैट वी लव टू हियर ऑन रेड इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड ऑब्वियसली भाई हर किसी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है एंड यही एक ब्यूटी का रियल मीनिंग है। फाइनली द पोएट सेज दैट ऑल दिस थिंग्स आर अ गिफ्ट गिवन फ्रॉम द हेवन। पोएट ये बताते हैं कि कैसे ये हर एक चीज़ की जो ब्यूटी है वो हेवन, स्वर्ग के द्वारा दिया गया एक भेंट है हम लोग के लिए। दिस थिंग्स आर कंपेयर टू एन इटर्नल फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावर्ड ऑन अस बाय गॉड। कि कैसे गॉड जो भी ये फाउंटेन जो होता है ना, कि अमृत को ऐसे हाथ में से बटोरा एंड हमारे झोली में डाल दिया, तो ये है ब्यूटी को ऐसे लिया
और हमारे किस्मत में, हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर में, हमारे आसपास ऐसे रख दिया। सो इस पोएम का बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है, अगर आप इसे पढ़ते हैं खुद से। मेरे मेरा तो इस पोएम के प्रति यही पर्सपेक्टिव है कि कैसे जो पोएट होता है वो हर एक नेचर में के चीज़ों में कैसे वो ब्यूटी को देखते हैं, एक नेगेटिव आइडियाज़ को असाइड करके पर्सपेक्टिव चेंज करके पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाते हैं। एंड वो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। एंड वो मुझे तो ये लगा कि ब्यूटी एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। थैंक यू। कैसे है वो आप बताएंगे। दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ पोएम दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर। सो इसका थीम देख के लग सकता है आपको हेडलाइन की जरूर एक आंट जेनिफर होगी जो कि एक टाइगर को ओन कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आंट जेनिफर टाइगर्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी मीन्स जैसे कि कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के धागा से हम कपड़े पे जो भी आर्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, धागा की मदद से होता है एम्ब्रॉयडरी। तो वो होता है आंट जेनिफर का टाइगर, और आंट जेनिफर टाइगर बनाती है अपने एम्ब्रॉयडरी में। सो इन दिस होल पोएम एड्रियन रिच हैड रिप्रेजेंट आंट जेनिफर टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी या आर्ट कह लें एज हर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। सो एड्रियन रिच जो होती है वो आंट जेनिफर्स टाइगर को, जो कि उनका आर्ट होता है, उसको डिजायर्स और ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि उनका खुद का सपना होता है, खुद का डिजायर्स होता है। सी हैड टोल्ड दैट टाइगर्स आर ब्राइट टोपाज। मतलब उन्होंने वो बोलते हैं कि टाइगर जो है वो ब्राइट टोपाज यानी येलो डायमंड की तरह होते हैं। जैसे टाइगर्स येलो होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया है डायमंड से। तो यहाँ पे सिमिली देखने के लिए मिलता है कि कैसे टाइगर जो है वो ब्राइट टोपाज की तरह है ऑफ फॉरेस्ट। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वॉज दे डू नॉट फियर ऑफ मैन। लेकिन सबसे खास बात टाइगर में ये होती है कि वो लोग किसी भी मैन से बिल्कुल भी नहीं डरते। एंड स्टिल एंड मेन विच वे डोमिनेटिंग इन द सोसाइटी, वो मेन से जो कि सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे हैं, स्टिल टाइगर्स वॉक विद कॉन्फिडेंस एलिगेंस इन हिज आइज एंड स्मूथनेस। फिर भी टाइगर्स के दिल में कॉन्फिडेंस होता है, आंखों में वो एलिगेंस होता है, वो कैरेक्टर में एरोगेंस होता है। ये सब लेकर स्मूथनेस के साथ टाइगर जो चल रहा होता है बेफिक्र, किसी से कोई डर है नहीं, बेफिक्र चले जा रहा है। Then Aunt Jennifer find difficult to pull out this needle which were very light but now becomes heavy due to the uncle's wedding band that she had wear in her fingers. लेकिन एम्ब्रॉयडरी करते वक्त थोड़े टाइम बाद उनका हाथ जो होता है वो हैवी हो जाता है, तो वो निडल को पुल आउट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में अंकल्स का वेडिंग बैंड है। अब ये तो इलॉजिकल होगा कि वेडिंग बैंड की वजह से पुल आउट नहीं कर पा रही। ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे वेडिंग बैंड एक रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, तो कैसे वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया है, कहीं ना कहीं वो अपने डिजायर्स को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रही है। इस वजह से वो उस नीडल को पुल आउट नहीं कर पा रही। दिस क्लियरली रिप्रेजेंट्स हाउ टॉक्सिक रिलेशनशिप वॉज बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर हस्बैंड। सो ये वही रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आंट जेनिफर और उनके हस्बैंड के बीच में कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप है। वन डे विल कम आउट दैट आंट जेनिफर विल डाइज विथ वेडिंग बैंड। एक दिन ऐसा आएगा कि आंट जेनिफर मर जाएगी उसी वेडिंग बैंड के साथ। लेकिन उनके डिजायर्स फिर भी फुलफिलमेंट तो नहीं होंगे। लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाया है, जो डिज़ायर उन्होंने एम्ब्रॉयड किया है, वो हमेशा ही विथ प्राउड के साथ वहाँ पे प्रिंस चलता रहेगा, दिखता रहेगा, कभी झुकेगा नहीं। From this, Adrian Rich was saying the view of society that if a person is in toxic relationship, he she could not escape from that until death will come, and if he she even try, the society will never forgive. ये सोसाइटी का नैरो माइंडेड लोग के बीच में जो कि एक माइंडसेट बन गया है, कैसे दो लोग हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में फिर भी वो स्केप नहीं कर सकते। अगर स्केप करना चाहें भी तो लोग उन पे ही दबाव बनाएंगे, उनको बुरा भला बोलेंगे। तो ये सोसाइटी का जो लूप होल है, अनदर लूप होल जो एड्रियन रिच बता रही है कैसे सोसाइटी हमारा इन लोगों को ट्रीट करता है। थीम ऑफ द पोएम ये है कि जो भी हमारा सोसाइटी है वो मेल डोमिनेट है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं वुमन इसमें लिफ्ट आउट फील करती है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है तो स्केप नहीं कर सकती है। मेल फॉर अ मेल इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ वो स्केप कर जाए, लेकिन फॉर फीमेल इट वाज लाइक अ हेल, शी कांट इवन इमेजिन ऑफ दैट। सो ये एक थीम है, ये एक फीमेल्स की तरफ से कंसर्न है जो एड्रियन रिच इस पोएम के थ्रू दे रहे हैं कि कैसे उनको प्रोत्साहन दिया जाए। थैंक यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ रोड साइड स्टैंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है और मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि इस पोएम से कहीं ना कहीं हर लोग आसपास देखेंगे जो इस पोएम में होता है, वो आसपास अपने देखेंगे कि हाँ रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार ये तो होता ही है सोसाइटी में। तो आगे जाके ये पोएम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपका भी फेवरेट बनने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। A roadside stand. By the poem Roadside Stand, Robert Frost is giving us a message that how society is divided into two parts, where one have many sources of money, rich class, and other do not have any sources of money, poor class. रॉबर्ट फर्स्ट ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा सोसाइटी है वो दो यूनिट्स में बटा हुआ है, जिसमें पहले यूनिट के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ मनी है जिसे हम रिच क्लास कहते हैं, दूसरे यूनिट के पास बिल्कुल सोर्सेज ऑफ मनी नहीं है और किसी न किसी और लोगों पे वो डिपेंडेंट है अपने पैसे के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए, किसी न किसी और व्यक्ति पे डिपेंडेंट है। वही है रोड साइड स्टैंड के लोग, जो कि हम लोगों पे डिपेंडेंट है कि हम जाएंगे और वहाँ से सामान खरीदेंगे तब जाके उनका घर में खाना बनेगा, राशन आएगा।
तो द स्मॉल शॉप्स अलोंग द रोड दे प्लेड विथ अस बट नॉट फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड रादर फॉर सम कैश। जो छोटे छोटे दुकान लगे रहते हैं रोड के बगल में, वो हमसे प्लीज़ कर रहे होते हैं कि आए और कुछ सामान खरीदे, बल्कि ये नहीं कि आए और कुछ रोटी का टुकड़ा दे। वो भीख नहीं मांग रहे होते, वो बेसिकली ये प्लीज़ कर रहे होते हैं कि आए और कुछ हमसे सामान खरीदे। बड़े बड़े मॉल्स की ना जाने की जगह हमसे कुछ छोटा छोटा सामान ले ले, ताकि उनका भी भला हो सके, हमारा भी भला हो सके। बट सम पीपल इंस्टेड ऑफ शोइंग कॉम्पेंसेशन जस्ट सेक देयर नीड्स एंड वॉक अवे। लेकिन उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय कुछ लोग आते हैं और उल्टा कंप्लेन करके जज करके चले जाते हैं कि क्या यार कितना गंदा पेंट लगाया है, कितना शाइन उल्टा लगा दिया है। फिर ये सब कंप्लेन करके चले जाते हैं। देखते हैं कितना आयरनी है इसमें कि कहीं ना कहीं वो लोग अपना लाइवलीहुड को जीने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये नहीं दिखता है, उनके एफर्ट्स नहीं दिखते हैं। वो आते हैं जज करके चले जाते हैं और कंप्लेन उल्टा करते हैं कि पेंट सही नहीं है, या फिर तो साइन गलत लगाया है, डायरेक्शन गलत लगाया है। तो दे डू नॉट इवन नोटिस द फोर फार्मर्स ऑफरिंग्स लाइक वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वायर्स ऑफरिंग विद सिल्वर क्वार्ट्स। ऑल दे केयर अबाउट इज देयर ओन मनी। तो उन लोगों को फार्मर का ऑफरिंग्स नहीं दिखता, जिसके वाइल्ड बेरीज बेरीज होता है एक तरह का वाइल्ड, फिर गोल्डन स्क्वायर्स जिसे कद्दू बोलते हैं, विद सिल्वर क्वार्ट्स। उन्हें सिर्फ दिखता है तो अपना पैसा दिखता है, ना कि इन लोगों का ऑफरिंग्स दिखता है। कितना सेल्फिश लोग हैं। ओके, रॉबर्ट फर्स्ट फील सो सॉरी फॉर दिस पीपल। रॉबर्ट फर्स्ट इन लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं और बहुत ही सॉरी फील करते हैं कि कैसे ये लोग सफ़र कर रहे हैं। दे ओपन शॉप्स एंड वेट फॉर अस टू बाय थिंग्स बट इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू दे कंप्लेन। मतलब थैंक यू बोलने के बजाय ये लोग कंप्लेन करके उल्टा जाते हैं। भाई देखो, वो शॉप्स खोले हैं तो हम लोग के लिए खोले हैं, वो अपना घर चलाने के लिए खोले हैं। उनको क्या परवाह कि क्या साइन गलत लगा है, क्या पेंट गलत लगा है, उन्हें क्या पता। तो ये बताते हैं, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू दे कंप्लेन। दे से पॉलिटिशियंस मेक फॉल्स प्रॉमिसेस एंड टेक अवे देयर होम्स एंड बिजनेसेस। पॉलिटिशियंस, भाई इनकी तारीफ कितनी भी करी जाए कम है। तो वो लोग आते हैं, ये फॉल्स प्रॉमिसेस उल्टा करके जाते हैं और घर बार सब छीन लेते हैं। इनका बिजनेस तक, जो इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक जरिया है जीने के लिए, वो छीन के चले जाते हैं। दे से आस्क फॉर देयर वोट्स, as we all know what politicians want, but these people who seem to care are actually selfish। लेकिन ये लोग जो दिखा रहे होते हैं कि हम लोग को केयर करते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग तो सबसे बड़े सेल्फिश होते हैं। वो लोग को सिर्फ वोट्स चाहिए अपने, वो लोग अपनी परवाह करते हैं, हमारी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। रॉबर्ट फर्स्ट से लुक एट दिस पुअर पीपल्स वेटिंग लाइक चिल्ड्रन। रॉबर्ट फर्स्ट बोलते हैं कि देखो इन नादान बच्चे जैसे लोगों को कैसे ओपन विंडो के पास हम लोग का ही वेट कर रहे होते हैं, ताकि हम आए और कुछ खरीदें इनसे। दे स्पेंड द होल डे होपिंग समवन विल कम। पूरी दिन ये इसी में गुजार लेते हैं कि कोई तो आएगा हमसे कुछ खरीदेगा, लेकिन नहीं। लोग आते हैं तो क्या, डायरेक्शन पूछने के लिए, गाड़ी टर्न अराउंड करने के लिए। अरे इतने तो हद कर दी, पूछता है कि क्या आप गैलन ऑफ गैस बेचते हैं? अरे दिखता नहीं है क्या वो गैलन ऑफ गैस बेचते हैं, फिर क्या। फिर रॉबर्ट फर्स्ट इससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि कैसे लोग हैं ये, आके उनको थैंक यू बोलना चाहिए तो उल्टा परेशान करते हैं, वो भी पूरे दिन। डजंट द कंट्री हैव इनफ मनी टू हेल्प दिस पीपल। क्या हमारे देश के पास इतना भी पैसा नहीं है था कि हम इन लोगों को मदद कर सकें? इन लोगों की चीखें किसी को नहीं सुनाई देती, अगर नहीं सुनाई देती तो मार डालो इन्हें। लेकिन नहीं, रॉबर्ट फर्स्ट जब ये खुद पे लेके सोचते हैं कि क्या मैं जब पेन में होऊंगा तो मुझे मार देना ठीक होगा, तो नहीं, ये तो बिल्कुल एक सोल्यूशन नहीं हुआ। तो रॉबर्ट फर्स्ट कहीं ना कहीं इस पूरे सोसाइटी में जो लूप होल है कि कहीं ना कहीं एक जो पुअर क्लास लोग हैं वो पीछे छूटते चले जाते हैं। लोग भी उनसे फेक प्रोमिस करते जाते हैं और कहीं ना कहीं उन पे ही प्रेशर बनता है। तो इस पोएम पोएम का यही सेंटर लाइन था कि हमारी जो सोसाइटी है कैसे पुअर लोगों को, इन रोड साइड स्टैंड लोगों को कैसे ट्रीट करता है। तो आपको कभी दोबारा रोड साइड स्टैंड दिखे तो आप जरूर कुछ ना कुछ वहाँ से खरीदिएगा।